हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको उन लोगों से मिलाएं जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल किया है या फिर समाज को वो कुछ ऐसा दे रहे हैं जो प्रेरणादायक है। जोशीले के इस एपिसोड में आज हम मिलाएंगे आपको श्री मुनव्वर खान जी से और श्री गौरव बावनकुले जी से, जिनको अगर हम महामानव बोलें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने कोविड के समय में जब पूरी दुनिया परेशान थी और खाने तक को लोगों को लाले पड़ गए थे, उस समय इन्होंने आगे बढ़ के मदद करी। आज का एपिसोड, जैसा आप सब जानते हैं, इज पावर्ड बाय विराज फाउंडेशन एंड फूड सोल। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुनव्वर भाई और गौरव जी की हम जितनी तारीफ करें कम है। दोनों की दोस्ती एक मिसाल है, ना सिर्फ भोपाल के लिए बल्कि देश के लिए। वो इसीलिए क्योंकि इन दोनों ने अपनी जो दोस्ती का जो उपयोग किया है, अपने समय का, अपनी मित्रता का उपयोग किया है, वो है समाज कल्याण में उपयोग किया है। तो ज़्यादा टाइम और ना लूँगा, ओवर टू मुनव्वर भाई जी। आपका फिर से स्वागत है। गौरव जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। तो ये जो आप जो समाज सेवा करी है आपने और अभी कर ही रहे हैं, दर्शकों को बताना चाहूँगा, केजीएन फाउंडेशन करके आपकी संस्था है जिसके माध्यम से ये लोग सेवा कर रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि वो खुद बताएं। गौरव भाई बताइए, पहले तो एक इंट्रोडक्शन हो जाए, दर्शकों को पता चल जाए आप दोनों के बारे में। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मोटा दिल के खाक जिया करते हैं। मैं हूँ गौरव बावनकुले और मेरे साथ है मुनव्वर खान, मेरे मित्र, और हम लोग केजीएन सोशल फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका आइडिया जो हमें आया था वो आया था लॉकडाउन के समय, जब पहला लॉकडाउन लगा था। तो जब मुनव्वर भाई बाहर निकले, घर से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पैसा नहीं है, रोज़गार सबके बंद हो गए थे। और समय ऐसा था कि त्योहारों का भी था, बट त्योहारों के साथ साथ कहीं ना कहीं दुख भी था, क्योंकि घर में अगर अनाज ना हो तो त्योहार उतने अच्छे मन नहीं पाते। तो ये आपने ये जो खाना बांटना, सबसे पहले आपने शायद 2020 में जो फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हुआ था, सेवा उससे शुरू करी थी। तो उसकी ये आप थोड़ा सा मुझे दर्शकों को बताएं कि ये हाउ इट ऑल स्टार्टेड, ये जो सेवा शुरू किसने करी, कैसे आपको विचार आया, और उस पर जाने से पहले आपकी व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग, एक्चुअली आप करते क्या अपने, व्हाट इज योर, आप कहाँ काम करते हैं मुनव्वर भाई, आप कहाँ? मैं बेसिकली विजन इन्वेस्टेक प्राइवेट लिमिटेड है, जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ओके। इन्वेस्टमेंट में डील करते हैं हम लोग। ओके। तो करीबन भोपाल में पिछले 15 साल से उस कंपनी में हूँ मैं। ओके। और उसके साथ साथ ये सारी सोशल एक्टिविटियाँ भी हम पिछले 2-2.5 साल से कर रहे हैं। ग्रेट। और आप बावनकुले जी, आप कहाँ कार्यरत हैं? मैं मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम में कार्य करता हूँ और पिछले 3 सालों से वहाँ कार्यरत हूँ। और कहीं ना कहीं अपनी जॉब के साथ साथ कुछ समाज के प्रति अपना योगदान करने की इच्छा थी। तो जब ये एक आइडिया इनिशिएट हुआ तो उसके साथ मैं जुड़ा और अपने कार्यालयीन समय के साथ साथ इस कार्य को भी समय दिया, क्योंकि ऑफिस कार्य के बाद बहुत समय होता है जो हम अपने समाज को दे सकते हैं। नहीं, तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि जो मुझे मालूम है और कि तकरीबन आप लोगों ने 50,000 लोगों को खाना खिलाया है लॉकडाउन में। 50,000 लोगों को आप दोनों ने खाना खिलाया है, उनको फूड पैकेट्स दिए हैं, मंथली राशन दिया है, जूस पैकेट्स दिए हैं, वाटर बॉटल्स बांटी है। तो मैं शुरू से बिल्कुल स्क्रैच, ये जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, हम भी परेशान थे और हम इतने ज्यादा डरे हुए थे कि घर से ही निकल नहीं रहे थे। इवन हमें तो घर से, मतलब माहौल ये हो गया था कि घर से बाहर झांकोगे आपको कोरोना ने जकड़ा जैसे कोई भूत खड़ा हुआ बाहर, और इतनी नेगेटिविटी थी। बिल्कुल। तो ये आप व्हाट इंस्पायर्ड यू कि आप इतनी, उस समय तो, आज हम बात कर रहे हैं 2022 हो गया, घटनाक्रम खत्म हो गया, लेकिन उस समय तो जान पे बनी हुई थी। तो
आपको क्या प्रेरणा मिली, कैसे आया ये मुझे मुनव्वर भाई बताइए आप मतलब। जब पहला लॉकडाउन आया हम्म, तब मेरे ही कुछ रिश्तेदारों के मेरे पास फोन आने लगे कि भाई अगर कुछ मदद हो सके तो मदद करना, क्योंकि हमारा हाल खराब होना है। अच्छा 2 या 3 दिन बाद। ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मेरे रिलेटिव्स के साथ में ऐसा कुछ हुआ हम्म, तो मार्केट में क्या हुआ होगा। तो मैंने अपनी वाइफ से बात की, और मतलब मेरे एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जैसे ही लॉकडाउन आया था उसके 1 महीने 1.5 महीने पहले मैंने अपनी फेवरेट मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड बेची थी। अच्छा ये आपने ये 2020 की बात कर रहे हैं आप, 2020 की बात। तो जो कोविड से पहले आपने बाइक बेची थी, बेची तो थी। मतलब पैसा था आपके घर पास? पे ही रखे। अच्छा। वो पैसे मेरे पास घर पे ही रखे थे, तो मैंने वाइफ को जैसे ही कहा कि मैंने कहा देखो देने वाला ऊपर वाला और लेने वाला भी ऊपर वाला। तो मैंने कहा अगर ये आज अगर अपन किसी के काम आ सकते हैं तो क्यों ना इस पैसे का यूज किया जाए। ओहो। तो उसी पैसे से मैंने शुरुआत की। फिर मैंने गौरव भाई को फोन लगाया कि भाई अपन ऐसा कुछ करने का इरादा रख रहे हैं। तो आपने इनिशिएट जो किया वो जब शुरुआत करी तो भाभी जी का सहयोग रहा आपको? बिल्कुल, क्योंकि अगर मेरी वाइफ का सहयोग नहीं होता तो शायद हम इस काम को इतने बड़े लेवल पे कर भी नहीं पाते। करेक्ट करेक्ट, एक सपोर्ट होना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है। तो ये जो आप जब ये अपने गौरव भाई के साथ शेयर किया, पैसे की तो उस समय तो अरेंजमेंट हो गया था। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए मेरे पास रखा था, हाँ और इनकी तरफ से भी ये आया कि भाई देखो जो हो सकता होगा बेस्ट वो अपन दोनों करेंगे, हाँ हाँ। और फिर हम दोनों निकल पड़े। नहीं पर अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आपकी वेयर डिड यू मीट, आपकी दोस्ती की शुरुआत कहाँ से हुई? सन 2016 में मैंने विजन इन्वेस्टिंग ज्वाइन किया था। अच्छा। तब मैंने फ्रेंचाइजी ली थी उस इंस्टीट्यूट की, तो तब हमारी मुलाकात हुई। तो मुलाकात ऐसी हुई कि वो आज इस गहरी दोस्ती और इस रंग में रंग गई है कि अब हम बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। और इस कोरोना ने हमें और नज़दीक लिया, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है, चाहे समाज पे हो, चाहे परिवार पे हो, चाहे इंसान पे, उस समय जो लोग साथ मिलकर काम करते हैं वो उस रंग को और गहरा कर देता है। तो ये दोस्ती है, ये इसने कोरोना ने हमें और मदद की इसको गहरा करने नहीं पर आपके साथ में ये ना कि आपने जो आप दोनों की जो एनर्जी है, यू डाइवर्टेड इट टुवर्ड्स पॉजिटिव कॉज ऑफ द सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी। जी। तो अच्छा उस समय तो जब लॉकडाउन लगा था उस समय तो सामान ही नहीं मिल रहा था, तो आपको कहाँ से सामान मिल गया? वैसे भाई जो इनिशियली किराना बोल रहे हैं। जी जी जी, इनिशियली बहुत दिक्कत आई, क्योंकि उस समय कई लोग ऐसे थे जो बहुत रेट बढ़ा के सामान दे रहे थे। और हमारा पर्पस ये था, हमारा उद्देश्य ये था कि भले ही जितना भी पैसा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो हम कोशिश कर रहे थे कि कहाँ सस्ते सस्ता हमें सामान मिल सके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। ओके। तो पहले भोपाल में हमने कई लोगों से सामान खरीदा, जो पैसा फिर एग्जॉस्ट होता दिखा या फिर रेट ज़्यादा मिले, हमने कई जगह पता किया। फिर कुछ लोगों को जब हमारे नोबल कॉस्ट के बारे में पता चला, उन्होंने जब देखा हमें, बट ऑब्वियसली कोई भी ऐसा है कि उस समय कईयों ने फ़ायदा भी उठाया उस अच्छाई का, कईयों ने नहीं भी उठाया। तो उनको जब पता चला कि हम सही में समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें अच्छे रेट्स दिए और हमने कम कीमत में सामान लेकर वो ज़्यादा लोगों तक बांटा। और उसी बीच में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि एक गुरुद्वारा था जहाँ से दूसरे गुरुद्वारे तक वो सामान पहुँचना था। ओके। अब्दुल्लागंज गुरुद्वारे तक सामान पहुँचना था। 65 परिवारों के पास खाने का बिल्कुल नहीं अनाज ये नहीं था। गुरुद्वारा कहाँ पे है? पिपलानी गुरुद्वारे से अब्दुल्लागंज गुरुद्वारे तक अच्छा हमें पिपलानी भोपाल में जो गुरुद्वारा है वहाँ से उबैदुल्लागंज के गुरुद्वारे तक हमें सामान पहुँचाना था। अच्छा। तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि अगर आप पहुंचा सकें, तो हमने कहा बिल्कुल हम पहुंचा देंगे। तो हम दोनों ने अपनी गाड़ियां ली और वहां पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो बहुत वार्म वेलकम था उनकी तरफ से। जो वहां पे गुरुद्वारे के जो मेन मुखिया थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे लिए अरदास पढ़ी। उन्होंने कहा कि अगर आप इस कठिन समय में इंसानियत की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माँ बाप ने आपके अंदर बहुत अच्छे संस्कार डाले हैं, जिसका ये नतीजा कि आज आप ये सब मानव सेवा कर रहे हैं। तो वहाँ से लौटते समय हमें हमारे एक मित्र के यहाँ जाना था। उनसे उतनी ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता नहीं थी उस समय, बट हमको सामान लेने ही जा रहे थे। फिर जब उन्हें ये पता चला कि हम इस नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, और क्योंकि मंडीदीप है, वहाँ पे तो हब है, सब सामान मिलता है, वहीं से सप्लाई होता है भोपाल में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे बताइए जो भी आपकी ज़रूरत है, मैं आपको कम से कम पैसे में जो बेहतर डील दिला सकता हूँ दिलाऊंगा, और आपको ये सामान मैं मुहैया कराऊंगा। तो वहाँ से अर्पित पहाड़िया जी हमारे साथ जुड़े, अर्पित है। और उस दिन से फिर हमने अर्पित जी से सामान लाना फिर शुरू किया। तो मतलब कारवां फिर बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। तो ये आपने क्या किया था? ये मतलब ये कुछ किचन सेटअप किया था या ये जो पैकेट्स बनाते थे वो सब कहाँ होता था? पहले वाले लॉकडाउन में तो सर हमने किचन सेटअप नहीं किया। अच्छा।
पहले वाले लॉकडाउन में हम सिर्फ ग्रॉसरी सप्लाई कर रहे थे। ओके। तो ग्रॉसरी में हम पूरे के पूरे 25-25 किलो के पैकेट को हम अपने मेरी खुद की जो जिस मल्टी में मैं रहता हूँ उस मल्टी स्टोरी में हमने वो सारा सामान इकट्ठा किया। रमजान का महीना चालू हो गया था। अच्छा। तो हम रात भर बैठ के पैकेजिंग करते थे और दिन भर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। डिस्ट्रीब्यूशन प्लस वहाँ से सामान को लाना, तो ये सारे काम हम रात और दिन दोनों मिला के करते थे। मतलब आप वो फिर राउंड द क्लॉक यही चलता रहा? राउंड द क्लॉक यही चलता रहा। 3 से 4 घंटे हम रोज सोते थे। पर आप मुझे बताइए, मतलब मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ, क्योंकि आप जब पीक चल रहा था, पीक में आप जो है वो मतलब ये जो ह्यूमन सर्विस बोले, समाज सेवा बोले, आप वो कर रहे थे बाय द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, ये ग्रॉसरी पैकेट्स। तो आपको कभी ऐसा मन में डर नहीं लगा कि कोविड है, मुझे भी हो सकता है? क्योंकि उस समय तो वैक्सीन भी नहीं था ना। सर देखिए, डर जो था वो सिर्फ एक ही बार आया था दिमाग में, जिस दिन हम लोग शमशान घाट पे पानी की बोतलें रखने गए थे। क्या पूरा वाकया बताइए ना आप। शमशान घाट पे हम लोग जिस दिन पानी की बोतलें रखने गए थे, 10,000 बोतलें हमने परचेज की थी कब्रिस्तान और शमशान घाट। 10,000 बोतलें? हाँ, पानी की बोतलें। पानी की बोतलें मतलब ये 1-1 लीटर वाली? नहीं, आधा लीटर वाली। आधा लीटर। तो वहाँ जब हम पहुंचे तो वहाँ हमने देखा कि सर चारों तरफ सिर्फ चिताएं जल रही हैं और कम से कम 50 से ज्यादा बॉडियां थी वो वेटिंग में, जमीन में वेटिंग में। उस दिन एक बार मन में ये ख्याल आया था कि ये ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर वाले की तरफ से मौतों की बारिश हो रही है। अरे वाह। वो जिस दिन हमने देखा उस दिन हम दोनों के रूए खड़े हो गए कि सही में ये क्या हो रहा है। पर फिर बाद में ये ख्याल आया कि देखिए, जिंदगी और मौत देने वाला ऊपर वाला है, वो सब कुछ उसी के हाथ में है। तो मतलब हमारे मन में ये भय जिस दिन आया था, तो मैंने तो अपनी वाइफ को घर जाके ये बोला था कि देखो, इन सबके बीच में अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे जितने इन्वेस्टमेंट या मेरी इंश्योरेंस या जो भी कुछ है वो इस पे नंबर डले हुए हैं, किसको फोन लगाना है तुमको, और वो तुम्हारे लिए सब अरेंज कर। मतलब आप जो है, मतलब वर्स्ट देखने के बाद, मतलब आपके मन में जब आया कि कहीं मेरे साथ हो जाए, तो यू इवन एक एग्जिट प्लान बोलते हैं ना कि साहब अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस तरीके से। पर आपने अपना काम नहीं रोका। फिर दोनों को एक ही ख्याल आया दिमाग में कि अगर हम भी डर के बैठ गए तो फिर आगे कौन आएगा। क्योंकि उस समय ऐसा था, हमने भी जब कई लोगों से बात की, हमारे ही दोस्त, हमारे रिश्तेदार, उन लोगों ने हमें मना किया, बट नो डाउट दोनों की फैमिलीज ने बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि अल्टीमेटली आप जिस घर में जाते हैं वहाँ पे हमने नो डाउट प्रिकॉशन सारे लिए, हैंड ग्लव्स पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मास्क का इस्तेमाल करना, तो सारे प्रिकॉशन जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस से हमने उसका सबका पालन किया। प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग अपना फूड राशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। और कोशिश यही थी कि हम अपनी पूरी सावधानी बरतें, बट अगर हम उस समय बैकफुट पे आ जाते हैं तो फिर बाद में जब हम बाकी लोगों का जब दर्द सामने ठान लिया था कि मुझे करना है, हाँ, तो हमें करना है। तो ये देखो, ये इससे पहले जो कभी आपने इस लेवल पे जाके कभी ऐसा कुछ किया था पहले कभी? नहीं, पहले तो इतना नहीं किया था। कभी कभार जब ये होता था किसी ज़रूरतमंद बच्चे की शादी या बच्ची की शादी के लिए कोई रिक्वायरमेंट आती थी तो मुनव्वर भाई मुझे बता देते थे कि ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट आई है। तो जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग या जो भी राशन देना वो हम लोग कर पाते थे, तो साथ में उनसे कर लेते थे। और ये तो खैर बहुत पहले से इनके अंदर वो था, जज्बा था कि लोगों की मदद करनी है। मैं इनको देख देख के थोड़ा बहुत सीखता गया। और कहीं ना कहीं ये था कि दोनों के परिवार इतने वेल टू डू फैमिली से नहीं थे, तो हमने जब अपनी बचपन में ज़रूरतें देखी, अपने माँ बाप को स्ट्रगल करके हमें बड़ा कर उन्होंने किया है इतना बड़ा, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि अगर आप ज़रूरतमंद हो सकते थे तो आज भी कई ऐसे लोग होंगे जो ज़रूरतमंद हैं। और कोविड में मैंने एक चीज़ ध्यान दी कि जो खुददारी से जीते हैं वो कभी हाथ नहीं फैलाते हैं। तो हमने इसलिए हमारी टीम के कई लोगों को अलग अलग एरियाज़ में एक्टिवेट किया जिन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को आइडेंटिफाई किया, और हमने कोशिश की दिन या रात जब भी मौका मिले उन तक पहुंचा सके। मैं एक्चुअली पूछने वाला था आपसे, बट नाउ दैट यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन दैट पॉइंट, कि ये जो आप खाने के पैकेट दे रहे थे, फूड पैकेट दे रहे थे, तो ये क्या रैंडम दे देते थे आप, या आप उनको आइडेंटिफाई करते थे कि भाई ये वाकई जरूरतमंद है, उसको ही देते थे? तो व्हाट वाज दैट, कि मतलब आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? हमने तो देखिए सर, जैसे ही हमारी पोस्ट सोशल मीडिया पे जाने लगी, लोग हमारे साथ इस नोबल कॉज के लिए जुड़ने लगे। ओके। और जैसे जैसे लोग हमारे पास जुड़ते चले गए, मतलब इस पूरे लॉकडाउन के अंदर हमारे को करीबन 12-15 लोग ऐसे मिले जो सिर्फ सेवा भाव से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। वो अलग अलग एरियाज से थे। उन सबको हमने रिक्वेस्ट की कि आप अपने अपने एरियाज में ऐसी फैमिली वेरीफाई करिए
जो सही में ज़रूरत है। अच्छा। तो वेरिफिकेशन करके वो हमारे पास प्रॉपर लिस्ट आती थी और उस लिस्ट पे फिर हम राशन अच्छा, आप मतलब प्रॉपर उसको एक ऑर्गेनाइज्ड उससे लिस्ट बना के और फिर हर उसको तरफ से contact- लिस्ट आती थी हमारे पास। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपकी नज़र में जो जो आपने मदद की ज़रूरत हो और आपने उसको लास्ट मोमेंट में उसको मतलब उसकी ज़रूरत पूरी कर दी, ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास? हाँ, एग्जाम्पल तो हम दोनों के ही पास है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट हाँ कुछ अगर रमज़ान के महीने में एक ऐसा एग्जाम्पल मनोवर भाई के साथ आया था, मैं चाहूँगा वो शेयर करें। मतलब ऑलमोस्ट करीबन 6-6:30 बजे का टाइम था और मैं पूरा रोजे में दिन भर से घूम रहे थे हम लोग। ये कोलार चले गए थे और न्यू मार्केट से मैं वापस आ रहा था और मुझे फ़ोन आया उज्जैन से किसी व्यक्ति, उसने मेरी पोस्ट को देखा। अच्छा। उसने मुझे एक व्यक्ति का नंबर दिया और उनको भी मेरा नंबर दिया और उज्जैन से कॉल किया? और उसने उज्जैन से कॉल किया कि भाई एक बहुत बुरी हालत में एक फैमिली है। और उसने ये नहीं बताया था मुझे फ़ोन पे कि वो प्रेग्नेंट लेडी है या इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और वो रहते थे बैरागढ़ में, स्टेशन के भी पीछे। ओके। तो उनका मेरे पास जैसे ही फ़ोन आया तो मैंने कहा ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। मैं जितनी देर में उनको फ़ोन लगा था उतनी देर में बैरागढ़ से मेरे पास उन्हीं का फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा भैया 2 दिन से हमारे घर में तो चूल्हा ही नहीं जला है और बहुत बुरे हाल में हूँ। वो फ़ोन पे मुझसे रोने लगे। ओहो। तो मैंने कहा आप घबराइए मत, मैं 15 से 20 मिनट में आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट में मुझे ऐसा लग रहा था कि रोज़े का टाइम हो जाएगा इफ्तार करने के लिए। इधर से क्योंकि आप भी फास्ट में था और इधर से परिवार का भी फ़ोन आ रहा था कि तुम कब तक आओगे। मैंने कहा तुम रोज़ा खोल लेना, मेरे को पता नहीं है अभी कि मैं कितनी देर में आऊँगा। तो मैं बैरागढ़ जैसे ही पहुँचा, वो दोनों बेचारे पैदल पैदल दोनों हस्बैंड वाइफ बड़ी दूर से आ रहे थे, शायद रेलवे स्टेशन के पीछे से। मैं तो मेन रोड तक गया था। तो वो जिस लेडी को मैंने देखा तो वो लेडी ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी और वो उसको पैदल पैदल ये 45 डिग्री के टेम्परेचर में लेके आ रही थी। अरे। और वो आते ही बराबर उन दोनों का रोना शुरू हो गया। ये मतलब रियल हाँ, मतलब एक फेस से ही देख के समझ में आ जाता था सर, क्योंकि अब इतने सारे लोगों के साथ हम इन्वॉल्व हुए थे कि हाँ ये सही में ज़रूरतमंद है। और उसके लिए फ़ोन मुझे उज्जैन से आया। तो भोपाल से किसी ने किया होता तो बात अलग थी, उज्जैन से मुझे किसी ने फ़ोन किया। तो मैंने उनको कहा कि आप ये वाइफ को क्यों लेके आ रहे हैं। बोले भैया ज़्यादातर लोगों को हम फ़ोन करते हैं सामान के लिए तो हमको वो बोलते हैं और देते नहीं क्योंकि हमें झूठ समझते हैं। इसलिए मैं वाइफ को लेके आया कि देखिए सर मेरी वाइफ के पेट में बच्चा भी है और मेरे घर से 2-3 दिन से चूल्हा निकला। तो मैंने कहा आप इनको मोटरसाइकिल पे लेके आए। तो बोला मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं इनको मोटरसाइकिल। सही हुआ, सही। तो फिर मैंने उनको वहाँ पे 1 महीने का राशन का किट हम अलग से रखते थे, जो सही में ऐसा लगता था कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उनके लिए हम 1 महीने का किट रखते थे। तो 1 महीने का किट रखते थे, कुछ पैसे हमने उनको दिए और फिर मैंने उनको कहा कि अगर कभी भी कोई ज़रूरत हो तो आप हमें फ़ोन करें। तो ये तो वाकई मतलब जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और सही मायने में आपने एक क्या बोले फरिश्ते का काम किया। जो क्या हम बात कर रहे हैं, हम शायद उसको महसूस भी नहीं कर सकते क्योंकि जिसकी ज़रूरत आपने पूरी करी इन द हार्ट ऑफ नीड, तो उसके लिए तो आप फरिश्ते ही हो। और फरिश्ते की बात कर रहे हैं तो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन में हमने किचन सेटअप इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस समय आपको याद होगा ऑन ऑर्डर आप फूड ऑर्डर कर सकते थे, रेस्टोरेंट चालू थे, आप जा नहीं सकते थे, बट आप ऑर्डर जोमेटो और इसके थ्रू डिलीवरी हो रही थी। बट सेकंड लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, आप रेस्टोरेंट में बंद थे तो आपको कहीं खाना नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हमने फिर किचन सेटअप चालू किया था। और वीआईपी रोड की बात है, मनोवर भाई निकले थे खाना बांटने के लिए, तो एक बच्चा आया उनके पास, उन्होंने एक चीज़ कही कि भाईजान अभी 5 मिनट पहले नमाज में मैंने अल्लाह को यही दुआ की थी कि कोई मुझे खाना दे दे, और 5 मिनट में आप आ गए। सो स्वीट। ये देखो, यही तो मानव सेवा बोलो, ईश्वर सेवा, सही मायने में ईश्वर सेवा यही है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। और आप लोगों ने तो इतना आउट ऑफ द वे जाके मुझे जहाँ तक समझ में आया है कि आप लोगों ने तो जितना आपकी सेविंग्स थी वो सेविंग्स इस पूरी 2 लॉकडाउन में खर्च कर दी। हाँ, मतलब हमने तो सर देखिए दोनों ने मिलके कम से कम अपने खुद के 10 से 12 लाख रुपए इसमें 10 से 12 लाख रुपए खर्च कर दिए। दर्शकों बताना चाहूँगा फिर से कि गौरव जी और मुनव्वर भाई ने जो इनकी जो लाइफ सेविंग्स थी, इन्होंने जो इनका जो हार्ड अर्न्ड मनी था, इन्होंने वो सिर्फ कोविड फेज में जो 2 लॉकडाउन थे उसमें इन्होंने लोगों को
फूड पैकेट्स और ग्रॉसरी बांटने में खर्च कर दी. सो इट इज़ ये इसका कोई पैमाना नहीं है. आप जितनी तारीफ की जाए कम है. इसमें चाहिए बताइए आपने क्या, और इसमें आपको प्रशासन का क्या सहयोग रहा, किस तरीके से आपने, क्योंकि उस समय तो निकलने भी नहीं दे रहे थे घर के बाहर, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे. हाँ, पर जैसे क्योंकि हम जब इमरजेंसी वाले पास, क्योंकि इमरजेंसी ड्यूटी में ये थी, तो हमारे पास में इमरजेंसी वाले पास आ गए थे ऑलमोस्ट करीबन 15-20 दिन बाद में. और फिर उसके बाद में मेरी मुलाकात रात को अचानक से एक दिन तरुण पिथोड़े सर से हो गई थी. तरुण पिथोड़े जी कलेक्टर उस समय कलेक्टर भोपाल थे 2020 में. ओके. 21 में अविनाश सर आ गए. तो तरुण पिथोड़े सर से मुलाकात हो गई. तो उन्होंने मेरी वहाँ गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी, जो गाड़ियाँ बाहर घूम रही थी. तो उन्होंने मेरे को फिर बोला कि बोले भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो मेरा पर्सनल नंबर लो और मुझे फोन लगा. Even he was impressed. तो ये जो ये तो खैर आपका जो लॉकडाउन फेज में आपने जो मानव सेवा करी है, लोगों को हेल्प करी है, उसके बाद फिर आप लोगों ने आई बिलीव केजीएन फाउंडेशन जो है फॉर्म हुआ. केजीएन सोशल फाउंडेशन. हाँ, केजीएन सोशल फाउंडेशन फॉर्म हुआ. तो उसके माध्यम से आप और क्या क्या एक्टिविटी अभी कर रहे हैं, और अभी रिसेंट पास्ट में करी, क्या क्या कर रहे हैं? हमने सर देखिए, हम मतलब कुछ अलग शहर के लिए करने की थॉट प्रोसेस के साथ बिलीव कर रहे हैं. अभी रिसेंटली हमने दिवाली सेलिब्रेशन किया था कुछ बच्चों के साथ में, जो भोपाल. बताइए आप उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा इलेबोरेट करिए कि कैसे, हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपने दिवाली मनाई. हमने दिवाली सेलिब्रेशन किया था गरीब बच्चों के साथ में, और उन बच्चों के साथ में जिनके माता पिता कोविड में चले गए, ओहो, या जो देह व्यापार की महिलाएं बच्चों को छोड़ देती हैं फुटपाथ पे, उन बच्चों के साथ में हमने क्रूज पे एक एक्टिविटी की थी. तो क्रूज में हम उन 80 बच्चों को लेके गए, और उन 80 बच्चों को हमने वहाँ खूब एंजॉय कराया, पूरे बड़े तालाब की सैर कराई, नाश्ता कराया, नए कपड़े दिए उनको. तो दिस इज हाउ यू सेलिब्रेट. आइडिया ये था कि उनको नए कपड़े दिए जाए, क्योंकि उनको भी हक है दिवाली मनाने का, त्यौहार मनाने का. मे इट भी एनी फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार हो, उनको भी हक है मनाने का. बट दिमाग में ये है कि कहीं भी आप कपड़े उन्हें कहीं भी दे सकते हैं. आज चाहे तो आप कहीं भी अपने घर पे बुला के, किसी पार्क में बुला के दे सकते हैं. बट वो क्रूज एक ऐसी, शायद उन बच्चों में से कई ऐसे बच्चे जिन्होंने पहली बार क्रूज में बैठे थे. वो जो 5 घंटे की जो उन्होंने क्रूज में बड़े तालाब में जब यात्रा की, तो उनके चेहरे पे जो खुशियाँ थी, खिलते गुलाब, खिलते फूल जो होते हैं. सो यू मेड देम फील स्पेशल. या खास दिन खास तरीके से. बिल्कुल. तो उसके बाद फिर जब हमने वहाँ उन्हें नाश्ता दिया, मिठाइयाँ बांटी, घर के लिए मिठाई दी, कपड़े दिए, तो वो अलग ही रौनक थी उनके चेहरे पे. और वो जब रौनक देखी तो मतलब आप समझ जाइए कि वो पैसा वसूल थी. मतलब आपके लिए रीएनर्जाइज करने वाली वो एक एनर्जी थी जो बच्चों से हमें हर चीज़ से कुछ न कुछ सीखने को कुछ अच्छा मिलता, पॉजिटिव मिलता है. ये एक चीज़ बताओ आप, ये आपने तो अपनी सेविंग्स पूरी खर्च कर दी, और नाउ स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग विद द एक्टिविटी. तो क्या लोग आपको हेल्प करते हैं, मतलब डू रियली पीपल कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू फाइनेंशियली? देखिए सर, समाज में हर इंसान अपना योगदान देना चाहता है, सम ऑफ द अदर वे. बट होता क्या है, या तो किसी के साथ हेल्थ इश्यूज हैं, या तो कोई ओल्ड एज है, या तो फिर कोई अपने जॉब से बंधा हुआ है, या तो कोई शहर में नहीं है. तो कहीं ना कहीं अगर वो नहीं निकल पा रहे, तो उन तक ये मैसेज गया कि मुनव्वर और गौरव, अगर अब नाउ विच इज केजीएन सोशल फाउंडेशन, अगर ये टीम एक काम कर रही है, तो उन्होंने फाइनेंशियली भी हमें सपोर्ट किया. उन्होंने हमसे कहा कि क्या हम मदद कर सकते हैं, आप ये बताइए, हम बाहर तो नहीं आ सकते, क्योंकि हो सकता है किसी के एल्डरली पेरेंट्स रहे हों, किसी के बच्चे रहे हों, कुछ रहे हों. तो उन्होंने हमें पूछा कि हम कैसे मदद कर सकते हैं. तो फिर हमने उनको डिटेल शेयर किए, उन्होंने हमें फाइनेंशियली मदद की. तो इनिशियली तो जैसा इन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी सेविंग तोड़ ली थी, उससे शुरुआत हुई, फिर हम लोग जुड़े. इन्होंने तो अपना जो फेवरेट व्हीकल, जो उसका पैसा इन्होंने नई गाड़ी नहीं खरीदी, उसमें लगा दिया. जी. नहीं, इवन सेकेंड लॉकडाउन में ये कंडीशन थी कि जब हम लोग के पास थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रच आया, तब मुनव्वर जी ने सीधे बोल दिया था कि मैं अपनी क्रेटा बेच दूंगा, और मैं वो पैसा पूरा इसमें लगा दूंगा. गाड़ी नहीं, जरूरत नहीं पड़ी. ऊपर वाले ने ऐसी जरूरत नहीं आई. मतलब यस, मतलब अरेंज हो गया. पर मैंने इस चीज़ में सर एक चीज़ समझी कि देखिए, जब हम शुरू हुए थे तो हम 2 अकेले थे, और आज हमारे पास 40 से 45 लोग हैं जो हमारे साथ इस ग्रुप में एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं. तो कहीं ना कहीं वो सब भी हमारा उस चीज़ के लिए लोगों को मोटिवेशन आगे तक बढ़ा रहे हैं, लोगों को पॉपुलर कर रहे हैं. अभी मैंने कुछ समय पहले देखा था आपका, आप लोगों ने बहुत कंबल भी बांटे जी. सर्दियों में.
ठंड का मौसम था ठंड के और इस बार ठंड बहुत कड़ाके की थी, तो हमने सोचा क्यों ना फिर अगेन जो अब वो होता है कि ज़रूरतमंद लोगों तक ही पहुँचा, तो हमने भोपाल में कई लोगों को ऐसे को ढूंढा जिनको ज़रूरत है कंबल की, उनको हाउ डिड यू आइडेंटिफाई कि यही जो है जो मोस्ट एलिजिबल बंदा है कंबल के लिए? सर ठंड के समय असली जरूरत रात को समझ में आती है। हाँ, तो वो जब क्या इंसान क्या सो बताओ, चुका होता है, मैं भी तो जानना चाहूंगा, हमने- दर्शक भी जानना चाहेंगे कि भाई कैसे पता चला कि यही असली एलिजिबल कैंडिडेट है जिसको सर्दी में कंबल देना चाहिए? हमने 5 जिले कवर किए थे कंबल डिस्ट्रीब्यूशन में। 5 जिले? 5 जिले कौन कौन से? रायसेन, विदिशा, भोपाल, अपना मंडीदीप, अब्दुल मजीद, सीहोर, ये सारे जिला अस्पताल हमने कवर किए थे। और हम लोग निकलते थे अपने घर से रात को 11 बजे। हाँ, और ये मैं जानता वहाँ हूँ। हम लोग पहुँचते थे 12-1 बजे, जब इंसान सो चुका रहता है। और वो उस समय अपनी रियल कंडीशन में उसके पास अगर एक कंबल है तो वो ओढ़ के सो रहा होगा, अगर नहीं है तो पेपर बिछा के सो रहा होगा, और 4 कंबल है तो 4 कंबल लेके सो रहा होगा। तो उस समय आपको उसकी रियल ज़रूरत समझ में आ जाती है कि ये ज़रूरतमंद है या नहीं है। हम चुपचाप जाते थे, उसके ऊपर कंबल उड़ाते थे और निकल आते थे। सही है, मतलब आप लोगों ने तो हेड्स ऑफ टू। और जिला अस्पताल में ये हालत रहती कि ऐसे ज़रूरतमंद लोग आते हैं जिनके पास फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होता। तो कई लोग हमने ऐसे देखे जो प्लास्टिक की बोरियां सीमेंट की होती है उसको सील के उसको ओढ़ के सोए हुए थे। तो बहुत हृदय विदारक हमने चीज़ें देखी, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, तो उसका शुक्रिया अदा करते रहें। और जो हम उसके लायक हैं, अगर उसके बिहाफ में मानवता की सेवा कर सकते हैं, तो किसी भी जाति पाति धर्म का भेदभाव किए बगैर भी जब हमने कोरोना में भी राशन पैकेट बांटे या फिर फूड पैकेट बांटे, कभी हमने ये नहीं देखा कि सामने वाले ने बुर्का पहना है या साड़ी पहनी है या क्या, जात धर्म को बिल्कुल साइड में रख किया। इससे एक कनेक्शन था पेट का और भूख का और अनाज का। तो जिसको भूख है, जिसको सही में ज़रूरत है, उस तक अनाज पहुँचाया, उस तक भोजन पहुँचाया। ये जो आपका जो पिछले आपकी लाइफ के जो पिछले 2-3 साल निकले हैं, क्या मतलब एक बदलाव आया आपके जीवन में? पहले के लाइफ बिफोर कोविड एंड पोस्ट कोविड, क्या चेंज कुछ महसूस करते हैं? क्योंकि अब आप इतना ज़्यादा सोशली एक्टिव हो गए हैं, पहले नहीं थे। क्या आपको ऐसा लगता है जो चेंज आया है? बेहतर इंसान बन गए पहले से बेहतर इंसान तो आप पहले से थे ना, तब तो तब नहीं, मतलब मैं तो जो मेरे को जो समझ में आया है कि वो ये आया कि देखिए, जैसे ही ये टर्निंग पॉइंट कोरोना का आया हमारे साथ में, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस ये आई कि अब इस काम को हमको लगातार करना है और बड़े पैमाने पर करना है। पहले हम इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा कर लेते थे कि बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया अपना जाके किसी अनाथालय में, या कहीं एनिवर्सरी आई या बच्चों के बर्थडे आए तो कि प्रेरणा सेवा ट्रस्ट चलेगा या कहीं चलेगा। अब उस चीज़ को हमने अपने ही लेवल पे सोचा है कि हम अपने लेवल पे कैसे कम्युनिटी का, अपने समाज का भला कर सकते हैं, उसको हम बड़े लेवल तक लेके जाएं। चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो, महिलाओं के डेवलपमेंट हो, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मतलब हम अलग अलग काम करते रहे। और इस कोरोना के बाद में जब जैसे ही वो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो वैक्सीनेशन में फिर हमने शहर में एक यूनिक मिसाल पैदा की जो इंडिया में पहली बार हुई थी। वो क्या था? ट्रांसजेंडर टीमों का यूज पहली बार किसी वैक्सीनेशन कैंप पे हुआ था। अच्छा, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मतलब वो ट्रांसजेंडर टीम हमारे साथ ऐसी इन्वॉल्व हुई कि उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। मतलब आपको वैक्सीन लगवाना है? मतलब उन्होंने, पुलिस वाले सामने आए तो पुलिस वालों को मास्क पहना दिए, उनके सामने कोई लेडी आई तो लेडी को मास्क पहना दिया और उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। वो एक यूनिक प्रोग्राम हुआ था हमारा। वो सब यूनिक प्रोग्राम हमारी इन सब सोच की वजह से हुआ कि हम ये सब सोचते चले गए कि हमको कुछ अलग करना है। तो वो यूनिक कार्यक्रम हमारा वैक्सीनेशन का हुआ और KGN ने करीबन ऑलमोस्ट 14,500 के करीब वैक्सीनेशन लोगों को कराया। मतलब मोर देन 14,000 पीपल वैक्सीनेशन वैक्सीनेटेड, फर्स्ट एंड सेकंड डोज। फर्स्ट की बात है, बहुत बढ़िया। दोनों डोज हमने लगवाए अपने एरिया में। और क्योंकि गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल गया था, नगर निगम पूरी हमारे साथ थी, तो मैं जिस मल्टी में रहता हूँ वहीं उसी पार्किंग में हमने उस कैंप को ऑर्गेनाइज किया। और ये महाअभियान जैसे ही शुरू हुआ तो जिस दिन प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी का बर्थडे था, उसी दिन हमने ये किन्नरों वाला ट्रांसजेंडर टीम वाला कार्यक्रम किया था। और उसमें उन सबको भी वैक्सीनेशन हुआ था और करीबन उस दिन हमने 350 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया। हाईएस्ट नंबर थे हाईएस्ट नंबर थे।
ये जो कोविड, अब हम अभी कोविड फेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो जितना भी जो आपने हेल्प करी लोगों की, तो आप में से किसी को कोविड हुआ नहीं हुआ? पहले कोविड तो इन्हीं को हो चुका, सेकंड लॉकडाउन जब आया था सेकंड फेज में मुझे आपको कोविड हो गया था? जी, मुझे कोविड हुआ। मेरी मदर एडमिट हुई, मेरे बड़े भैया एडमिट हुए, मेरे बेटे को 4 साल का बेटा, उसको कोविड हो गया था। ओहो। तो उन सब का ध्यान रखते हुए ऊपर वाले से सिर्फ एक दुआ थी कि जल्दी से जल्दी रिकवर हूँ और वापस इस फील्ड पे आ जाऊँ, क्योंकि जैसे इनका फोन आया कि भाई हम लोग ग्राउंड पे उतर गए। तो घर वाले तो बोल रहे होंगे यार इसी चीज का डर था और तुमने यही करवा दिया, कांड करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं, अब वो देखिए, अब होना है तो होना है, अब आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, जैसे भी हुआ, बट ऊपर वाले की दुआ थी और उन सबकी जिनकी हमने मदद की उनकी दुआ थी। घर में सब सुरक्षित है, रिकवर हो चुके हैं। थोड़े पोस्ट इफेक्ट है, बट हाँ सब रिकवर्ड है और किसी की जान को भी नुकसान नहीं, और सबकी दुआएं काम आ गई। तो बस और दुआएं बटोरते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये अभी रिसेंट पास्ट में आपने जो केजीएन सोशल फाउंडेशन है, इसमें एक राज्य आनंदम संस्था के साथ में कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं आप लोग, वो क्या है? हमने सर, जो मैंने आपको थॉट प्रोसेस अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ एक परमानेंट हमको काम करना है और परमानेंट जगह हमको चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी का जैसे ही स्टेटमेंट जारी हुआ कि आंगनवाड़ियों को गोद देने की प्रक्रिया चालू कर दी गई, तो हमारे दिमाग में ख्याल आया, मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा अपन एक आंगनवाड़ी को गोद ले लेते हैं। और आनंद विभाग से हमारी बात चली रही थी, तब तक हमने कोई 4-5 आंगनवाड़ियाँ देख ली थी। फिर हमने फाइनली मंत्रालय के ठीक सामने वल्लभ नगर 2 में एक आंगनवाड़ी को गोद ले लिया और उसको पूरा रिनोवेट किया, अपने तरीके से उसको बनाया, खूबसूरत बनाया। आनंद विभाग के जो कोटेशंस थे, नेकी से आनंद की ओर, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे चालू की। तो जो हर गुरुद्वारे के बाहर हमने देखा होगा, हर गुरुद्वारे के बाहर एक नेकी की दीवार क्रिएट होती थी, जहाँ ज़रूरतमंद लोग कपड़े ले जाते थे या जो भी सामग्री ले जाते थे, उसी को हैप्पीनेस डिपार्टमेंट ने कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया कि नेकी से आनंद की ओर। उसको हमने डेवलप किया है। तो वहाँ पे जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं वो वहाँ रख जाए, और जिसको ज़रूरत हो वो वहाँ से ले जाए। तो ये जो केजीएन सोशल फाउंडेशन है बेसिकली उस आंगनवाड़ी को का केयर टेकर है और वहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं आप, वहाँ के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। मतलब जिसके पास किताबें हो किताबें दे जाए, बच्चों के कपड़े हों, बड़ों के कपड़े हों, लेडीज के कपड़े हों, जिसके पास एक्सेस में है वो आके दे जाए। क्योंकि आप देखिए, जिसके पास नहीं होता उसका जब कोई छोटी सी भी चीज़ मिलती है तो उसके चेहरे पे खुशी बहुत अलग होती है। वो जो आनंद की ओर की जो बात है, वो जब कपड़ा मिलता है, या फिर आप ये देखिए कि जब हमने लोगों को कंबल बांटे, उस कंबल की कीमत उतनी नहीं थी जितनी उस इंसान की खुशी की है। तो वो जो दुआएं, वो जो खुशी है, वो बेशकीमती होती है। और जब आप निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करते हैं, और वो जो खुशी किसी के चेहरे पे आप देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ वो मुस्कुरा रहा है। नहीं तो दर्शकों को बताना चाहूँगा कि केजीएन सोशल फाउंडेशन मुनव्वर खान जी, गौरव बावनकुले जी को मुख्यमंत्री जी ने खुद, जो सीएम ऑफ एमपी, ही हैज अप्रिशिएटेड देम बोथ, उनको व्यक्तिगत तौर पर बुला के अप्रिशिएट किया है। और नाउ दे आर, मतलब ये आई गेस 5 दिन काम करते हैं ऑफिस का, और जो वीकेंड्स होते हैं यानी सैटरडे संडे ये फुल टाइम जो है वो समाज सेवा में देते हैं, राइट? जी। तो अगर उसकी बात करूँ मैं, तो हमने कई प्लांटेशन ड्राइव किए हैं, जिसके तहत हमने भोपाल एयरपोर्ट पे और कई जगहों पे हमने प्लांटेशन भी किया। क्योंकि अगर हम देखें तो मदर नेचर का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आने वाली जनरेशन्स के लिए हरियाली छोड़ के आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कंक्रीट के पहाड़, कंक्रीट का जंगल जिस तरीके से खड़ा होता जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि हम आने वाली जनरेशन को क्या लेके जा रहे हैं, इस धरती की हरियाली को कैसे बनाए रखेंगे। बहुत खूबसूरत शहर है अपना भोपाल, बहुत खूबसूरत देश है अपना भारत, पर उसकी हरियाली को भी सहेज के रखना हमारा कर्तव्य है। और हम सबकी जिम्मेदारी, और आने वाली जनरेशन के लिए भी उतनी शुद्ध हवा छोड़ के जाना और शुद्ध पानी छोड़ के जाना हमारा कर्तव्य है। कोई ऐसा बैड इंसिडेंट्स, कोई बुरा है जहाँ आपको लगा ये इस पूरे फेज में कि नहीं यार बस बहुत हो गया, लेकिन वापस लग गए, ऐसा कोई घटना तो नहीं हुई जब आपको लगा कि नहीं, आपको कुछ समय के लिए लगा कि नहीं यार ये हम? एक आध दो बार बीच में कभी कभी ऐसे फेसेस आ जाते हैं सर कि जिसमें कि आपको ऐसा लगने लगता है कि ये क्या कर रहा है। जैसे जब सेकंड लॉकडाउन आया था
तो ये कोविड में थे, हाँ उनको कोविड हुआ था पूरी फैमिली में। हमने किचन सेटअप किया, किचन सेटअप हमने मंडीदीप ही की, मंडीदीप में किचन सेटअप किया। मंडीदीप में किचन सेटअप किया। तो मंडीदीप से हमने वहाँ से फूड पैकेट उठाए और पहले दिन मैं जा पहुँचा एम्स। ओके। 400 पैकेट हमारे से मुश्किल से 25 से 30 मिनट में पूरे खत्म। आप भोपाल से मंडीदीप जाते थे, तो रोज। मंडीदीप से फिर लेके आते थे? फिर लेके आते और फिर उसको एम्स और अलग अलग लोकेशन पे, एक RGPV के सामने स्लम एरिया, वहाँ पे हमने 50 फैमिली आइडेंटिफाई कर ली थी, तो उनको हम ज़रूरत की सारी चीज़ें पहुँचा रहे थे। ओके। तो एम्स जिस दिन मैं पहली बार पहुँचा था, उस दिन वो 25 मिनट 30 मिनट में फूड पैकेट तो सारे बढ़ गए, लेकिन उस 25-30 मिनट में कम से कम 25 से 30 बॉडियाँ देख ली जो निकल के आ रही थी और उनके परिवार रो रहे थे। वो मतलब कुछ की कंडीशन तो ये थी कि मतलब बेटे की डेथ हो गई है और पिताजी उसको ऑटो में भी नहीं ले जा पा रहा है क्योंकि ऑटो वाला नहीं मिल रहा, एम्बुलेंस नहीं थी। मोटरसाइकिल पे अकेला व्यक्ति उसको दुपट्टे से पीछे से बांध के और बॉडी को लेके जा रहा है। तो वहाँ ये ख्याल आने लग गया, तो वहाँ आया था कि मतलब किस राह पे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद भी आपने लेकिन बस वही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए, बाकी सब उसके पास है। करेक्ट। उस समय सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस कॉज को रोकना नहीं था। तो कहीं ना कहीं उस समय थोड़ी देर के लिए हिल होता है ना, आप जैसे बहुत हाईवे पे चल रहे हो, बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हो, अचानक आपको एक्सीडेंट देखते हो तो आप थोड़ा धीरे चलाना चालू करते हो और फिर थोड़ी देर बाद आप अपने नॉर्मल मोड में आने लगते हो। तो कहीं ना कहीं वो ज़रूरी था कि अगर आपको एक मंजिल तक पहुंचना है, अगर आपको कोई उद्देश्य है जो आपको पूरा करना है, तो आपको धीरे, भले ही स्पीड कम हो जाए, बट चलते रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे हमारे मुनव्वर भाई और गौरव ने कोविड फेज में हज़ारों लोगों की मदद करी। इवन जब उनको कोविड हो गया था, उनकी फैमिली को कोविड हो गया था, दे शेल्ड आउट ऑल देयर मनी फ्रॉम पॉकेट। उनकी सारी सेविंग खर्च कर दी उन्होंने। इवन मुनव्वर भाई ने जो बाइक खरीदने के पैसे रखे थे वो भी उन्होंने उसमें लगा दिए। he was even ready to sell off his new Creta for that, लेकिन टचवुड वो नौबत नहीं आई, फिर फंड्स अरेंज हो गए। और अगर हम सही मायने बोले तो इंसानियत का जो जज्बा है, हम और आप दोनों को सैल्यूट करते हैं। विराज फाउंडेशन आप दोनों को सैल्यूट करता है, भोपाल सैल्यूट करता है, और एंड यू आर इन ट्रू सेंस ह्यूमंस ऑफ भोपाल। कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे दर्शकों को तो प्लीज़ कोई मैसेज। हम यही देना चाहेंगे कि एक तो सबसे पहले हम ये कहेंगे सभी से कि एक बार बिना लालच के किसी की मदद करके देखिए, वो जो खुशी आपको मिलेगी वो आप कभी पैसों से नहीं खरीद सकते। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विराज फाउंडेशन और सोल ग्रुप को कि उन्होंने हमारे को ये मौका दिया और हमारे को इतनी इज्जत दी। नहीं ऐसा कुछ भी कि हम यू डिजर्व मोर देन दैट। हमको इस लायक समझा कि हमारे को वो जनता के सामने लेके आ पाए। और मैं चाहूँगा कि विराज फाउंडेशन की जो थॉट प्रोसेस है कि वो गरीबों की सेवा करने के लिए एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो उस चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए मैं चाहूँगा कि विराज फाउंडेशन को हम सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए और उसको जितनी जल्दी हो सके हमारे भोपाल के अंदर खुलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने जो एक रास्ता जो अपनाया है सोल फूड का, आप उसमें चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका पैसा वो पूरा उस नेक काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ऑर्डर करें और विराज फाउंडेशन की मदद करें, क्योंकि देखिए इंसानियत ही इंसानियत के काम आती है। और अगर एक अच्छे थॉट के साथ कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका सपोर्ट हम सबको ही मिलकर करना होगा, तभी वो एक जो नोबल कॉज है वो आगे बढ़ पाएगा। और सेम थॉट के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो केजन सोशल फाउंडेशन है जिसको हम चला रहे हैं, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, इसमें कुछ आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं या कपड़े किताबें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप कभी भी हमसे जुड़ सकते हैं। मुनव्वर जी भोपाल बेस्ड है, मैं भी भोपाल बेस्ड हूँ, तो कभी भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मुनव्वर जी अपना नंबर शेयर करना चाहें तो करें। हाँ, आप डायरेक्टली मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं
और KGN सोशल फाउंडेशन का पेज बना हुआ है, उस पर भी आप भेज सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया पे जुड़े हमसे, आप लोगों का जितना साथ मिलेगा हमारी हिम्मत उतनी ही बढ़ेगी कि हमारा जो फ्यूल टैंक है उसका फ्यूल आप लोगों का साथ ही है, और ये नेकी है जो हमारा फ्यूल टैंक हमेशा फुल रखती है और हम पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें दर्शकों को का मैं आह्वान करूंगा कि आप आए और KGN सोशल फाउंडेशन से जुड़ें। ज़रूरी नहीं कि आप उनको फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें, आप यदि अपना समय भी दे सकते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। पुराने कपड़े और ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पुरानी दवाइयाँ जो आपने अपने घर में कंज्यूम नहीं करी हैं, टॉयज़ हुए जो कि घर में अनावश्यक रूप से रखे रहते हैं, या बहुत पुराना सामान वो आप दे सकते हैं, क्योंकि जैसा मुनव्वर भाई ने बताया आंगनवाड़ी को इन्होंने अडॉप्ट किया है। इवन आप चाहें तो अपने परिवार के किसी सदस्य का बर्थडे मना सकते हो बच्चों के साथ, मिठाइयाँ बांट के या नाश्ता बांट के, या फिर अगर आप चाहें आपके अंदर कोई कला है, आप उनको ड्राइंग सिखाना चाहें हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए, कभी कोई उनका एजुकेशन सेशन लेना चाहें। देखिए जब बच्चे बढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो देश भी बढ़ेगा और समाज भी विकसित होगा और शिक्षित होगा। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ में, और आप अगर समाज सेवा करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो KGN सोशल फाउंडेशन से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, और विराज फाउंडेशन जैसा कि समाज सेवा के लिए हम लोग भी तत्पर हैं और एक चैरिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए प्रयासरत हैं, आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए अलविदा। थैंक यू मुनव्वर जी, बहुत बहुत थैंक यू गौरव जी बहुत बहुत फॉर स्पेयरिंग सो मच ऑफ टाइम। Thank ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।